मुखिया की डायन। एपिसोड 4। अभिमन्यु जब अपने गेस्ट हाउस पहुंचा तो वहां की मालकिन मास्टरनी की आवाज सुनकर उसे अचंभा हुआ, जैसे वो आवाज से बड़े अच्छे से परिचित हो। लेकिन लाइट न होने के कारण वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। रात को जब उसने प्रीति का चेहरा देखा तो दोनों के होश उड़ गए। वो एक दूसरे को ऐसे घूरने लगे जैसे एक दूसरे की जान ले लेंगे। उसी रात अभिमन्यु दशरथ के यहाँ जा पहुंचा और उनसे अपने यहाँ रहने की रिक्वेस्ट की, लेकिन दशरथ ने उसे प्रीति के घर में ही रुकने की सलाह दी। इधर कुछ किलोमीटर दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी पैदल एक तरफ चला जा रहा था। उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो अपने कदमों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। वो आदमी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरी रक्षा करना, उस चुट्टन के चक्कर में वापस आने में बहुत देर हो गई। बस कैसे भी आज किसी तरह सही सलामत उस डायन से बचा के जिंदा घर पहुंचा देना। और वो बड़बड़ाते हुए पेड़ों से घिरे हुए एक खुले मैदान की तरफ बढ़ा। सड़क के कोने में लगे बिजली के खंभे पर एक पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी रोशनी सड़क पर बिखरी हुई थी। आदमी वो मैदान पार कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अचानक वो आदमी बहुत डर गया और उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन डर और घबराहट से उसके पैर ऐसे अकड़ गए कि वो ताकत ही नहीं लगा पा रहा था। तभी वहां पे अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे कि कोई बवंडर उठा हो। ये सब देख उस आदमी की हालत खराब होने लगी। वो बड़बड़ाते हुए बोला, बचा लो भगवान, रक्षा करो भगवान, बचा लो। वो कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे रास्ते पे कुछ दिखा जिसने उसे अचंभे में डाल दिया। रास्ते पर कुछ 500 के नोट गिरे हुए थे। वो उन पैसों को देखकर एक पल के लिए डर भूल गया और उन पैसों को बटोरने लगा। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। तभी पैसे उठाते हुए उसके हाथ एक लाल रंग का कपड़ा आ गया। वो बुरी तरह से चौंक गया। तुरंत ही पीछे से एक दर्द भरी मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, सुनिए जी। अचानक ऐसी घनी रात में कोई आवाज सुन वो कांप सा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अभी उस औरत की आवाज थोड़ा और करीब से आई, वो आपने जो पैसे उठाए हैं वो मेरे हैं। तेज हवा के कारण मेरे हाथों से उड़ गए। पैसों का लालच और मदहोश कर देने वाली आवाज, दोनों के मोहजाल में फंसा वो इंसान पीछे मुड़ा तो सामने का नजारा देख वो हैरत से भर गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जो किसी बला से कम नहीं लग रही थी। लंबे घने बाल, चटक लाल साड़ी, माथे पर लाल रंग की बिंदी और आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ। एक पल के लिए वो आदमी उसके हुस्न में खो सा गया। वो औरत अभी थोड़ा और करीब आते हुए बड़ी लुभावनी आवाज में बोली, देखिए मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरे पास घर वापस जाने के लिए सिर्फ इतने ही पैसे हैं, तो प्लीज आप मेरे पैसे लौटा दीजिए। तभी अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आया और उस औरत का पल्लू एक पल के लिए सरक गया।
और उसी एक पल में उस आदमी का ईमान भी सरक गया। वो डर को पीछे छोड़ते हुए उस औरत की तरफ बढ़ चला और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पैसे वापस कर दिए। उसने इसी बहाने उस औरत का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज रात मेरे घर पे रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। उसके बदले में मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। उस औरत ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाया। मौका देख वो आदमी उस औरत के और करीब आ गया और उसे बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। वो औरत हंसते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो शुरुआत है। एक बार इस साड़ी में ढकी मेरी खूबसूरती देख लोगे, फिर तो तुम पागल ही हो जाओगे। ये सुन, जैसे उस आदमी की लार टपकने लगी, उसने बेचैन होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी खूबसूरती अभी देखनी है। अगले ही पल एक और तेज हवा का झोंका आया और उस औरत का घूंघट एक झटके में उड़ गया। जैसे ही उस आदमी ने औरत का चेहरा देखा, वो थर थर कांपने लगा। उस आदमी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे आसमान में गूंज गई। अभिमन्यु, जो कि प्रीति के घर की तरफ जा रहा था, उसके कानों में उस आदमी की चीख सुनाई पड़ी। अभिमन्यु उस दर्द भरी चीख को सुन के तुरंत ही उस दिशा में भागा जिधर से वो चीख आई थी। उसने इस बार अपनी पिस्तौल निकाल ली थी और दोबारा उस आदमी की चीख सुनने के बाद हवा में एक फायर भी कर दी। फायरिंग की आवाज सुन के वो आदमी जोरों से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। और उसने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। डायन ने पीछे से अपने नाखूनों से एक जोरदार हमला किया, जिससे वो आदमी लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। लेकिन तभी एक बार फिर आसमान में पिस्तौल की आवाज गूंजी। अभिमन्यु भागता हुआ जैसे ही उस खुले मैदान में पहुंचा, तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक लाल दुपट्टा पड़ा था। अभिमन्यु ने तुरंत ही लाल दुपट्टा उठाया तो उसे याद आया कि ऐसा ही लाल दुपट्टा उसने बरगद के पेड़ के पास देखा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, कौन है यहाँ? कौन चिल्ला रहा था? सामने आओ। तभी अचानक से अभिमन्यु को महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। डर से उसकी चीख निकल गई। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे एक अधेड़ उम्र का इंसान लगभग अधमरी हालत में करहा रहा था। अभिमन्यु ने देखा तो उसे बहुत गहरी चोट आई थी। उसकी पीठ पर एक गहरा घाव था और पूरा कुर्ता खून से लथपथ हो रखा था। अभिमन्यु ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? किसने किया ये सब? वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अभिमन्यु उसे हौसला देते हुए बोला, डरो मत, बताओ कौन था यहाँ? उस आदमी ने किसी तरह एक पेड़ की तरफ इशारा किया। अभिमन्यु तुरंत ही अपनी पिस्तौल पकड़े उस पेड़ की तरफ बढ़ा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वो बड़ी सावधानी से उस पेड़ के पीछे पहुंचा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर भी देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। अभिमन्यु तुरंत उस घायल आदमी के पास आया और उसे उठाते हुए बोला,
आपको बहुत चोट आई है, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। क्या पास में कोई हॉस्पिटल है? उस बूढ़े आदमी ने ना में अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु बोला, आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे थे? यहाँ तो 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। बूढ़ा आदमी कराहते हुए बोला, मुझे बलिया शहर से वापस आने में देरी हो गई। अभिमन्यु उत्सुकतावश बोला, फिर क्या हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, मुझे पता है, उस बरगद वाले पेड़ के रास्ते पर चलना मौत के रास्ते पे चलने के समान है। इसीलिए मैं लंबे वाले रास्ते से जा रहा था कि अचानक मुझे वहां जमीन पर कुछ 500 की नोट पड़ी हुई दिखी। मैं जैसे ही उन पैसों को उठाने को हुआ, एक आवाज मेरे पीछे से आई। वो आवाज इतनी जादुई थी कि मैं पीछे देखने पर मजबूर हो गया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल रही। मैंने उसे देख लिया। ये बोलते बोलते वो आदमी रोने लगा। किसे किसे देख लिया? अभिमन्यु ने हैरानी में पूछा। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, छकिया गांव की डायन को, और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी नहीं। अभिमन्यु ने देखा कि उस आदमी की हालत खराब हो रही थी। उसने फौरन ही सरपंच को फोन मिला दिया। अभिमन्यु ने किसी तरह उस घायल आदमी को उठाया और कंधे का सहारा देकर उसको वहां से ले जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और वो बूढ़ा आदमी अभी भी डर के कारण कांप रहा था। उसे अभी भी लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता है। यहाँ तक कि खुद की जमीन पर पड़ती परछाई को देखकर भी उसकी रूह कांप रही थी। अभिमन्यु ने उस आदमी का डर भांप लिया और उससे नरम आवाज में बोला, आप मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब आप पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। मुझ पे भरोसा रखिए। अभिमन्यु के मुंह से ऐसे शब्द सुन उस आदमी को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। तभी दूर से अभिमन्यु को एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी और कुछ ही पलों में एक गाड़ी मैदान की तरफ आती दिखाई दी। वो गाड़ी अभिमन्यु के पास आकर रुकी और उसका दरवाजा खोलकर सरपंच हड़बड़ाहट में बाहर आए। सरपंच ने उस बूढ़े आदमी को देखते ही पहचान लिया और हैरानी से उसके घावों को देखने लगे। सरपंच चिंतित भाव से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए बोले, अरे लाल सिंह, ये सब कैसे हुआ? किसने इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया तुम्हें? वो बूढ़ा आदमी दर्द में कराहते हुए बोला, वो डायन वापस आ गई है सरपंच जी। वैसे ही नैन नक्श, लंबे बाल, वही खौफनाक आंखें, ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले थे। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ करिए सरपंच जी। आज मैं था, कल आप भी हो सकते हैं उसका शिकार। सरपंच ये सुनकर अचानक घबरा गए। उनके माथे पे चिंता की लकीरें उभर आई। अभिमन्यु उनके हाव भाव को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक सवाल उठा, ये सरपंच हमेशा डायन वाली बात पर सक पका क्यों जाते हैं? आखिर मामला क्या है? अभिमन्यु ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से सरपंच की नजर अभिमन्यु पर पड़ी, जैसे उन्होंने अभिमन्यु के मन की बात पढ़ ली हो। सरपंच हड़बड़ाहट में बात को घुमाते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सरपंच की मदद से लाल सिंह को गाड़ी के पीछे वाली सीट में बिठाया गया और अभिमन्यु आगे की सीट पर सरपंच के पास बैठ गया। सरपंच के चेहरे पर अब भी तनाव था, जैसे कि उनको कोई गहरी चिंता खाए जा रही हो। सरपंच ने गाड़ी स्टार्ट की
और वहां से चल दिए। गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अभिमन्यु ने सरपंच की तरफ देखते हुए पूछा, कितना दूर है यहाँ से अस्पताल? सरपंच रोड की तरफ देखते हुए बोले, इस वक्त चकिया में तो कोई भी दवाखाना खुला नहीं होगा। यहाँ से 1.5 घंटे दूर एक अस्पताल है, वहीं ले चल रहा हूँ। अभिमन्यु ने एक नजर पीछे मुड़कर लाल सिंह की तरफ देखा, जो दर्द के मारे करा रहा था। उसका कुर्ता खून से लाल हो रखा था। अभिमन्यु ने ध्यान दिया कि लाल सिंह की आंखें बेहोशी के कारण धीमे धीमे बंद हो रही है। अभिमन्यु उसे हौसला देते हुए बोला, हिम्मत रखिए लाल सिंह जी, बस कुछ ही देर में हम अस्पताल पहुँच जाएंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सरपंच तेजी से गाड़ी चलाते हुए कुछ ही समय में एक छोटे से अस्पताल के बाहर आ पहुंचे। गाड़ी रुकी और अभिमन्यु ने जल्दी से उतर के गाड़ी का दरवाजा खोला। तुरंत ही सरपंच और अभिमन्यु लाल सिंह को कंधा देते हुए अस्पताल के अंदर ले गए। डॉक्टर उसका गहरा घाव देख बोले, ये घाव तो काफी गहरा है, टांके लगाने पड़ेंगे, थोड़ा दर्द और झेलना पड़ेगा। लाल सिंह दर्द भरी आवाज में बोला, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, बस मैं अब जल्दी से घर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर उसको भरोसा दिलाते हुए बोले, चिंता ना करो, जल्दी आप अपने घर में होंगे। वैसे ये इतना भयानक घाव आपको लगा कैसे? ये सुनते ही लाल सिंह की नजर सरपंच पर पड़ी, जो गंभीर चेहरे से उसे ही देख रहे थे। अभिमन्यु ने उन दोनों को देखा और एक बार फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई बड़ा राज उससे छिपाया जा रहा हो। डॉक्टर टांके लगाते हुए बोले, लगता है किसी नुकीली चीज से वार किया गया है। लाल सिंह की आंखों के सामने एक बार फिर वो भयानक सा दृश्य घूमने लगा। उस डरावनी डायन के लंबे बाल, उसकी भयानक सी आंखें और वो लाल बिंदी, उसके खौफनाक नुकीले नाखून और दिल दहला देने वाली चीख। ये सब कुछ फिर से एक बार सोचते हुए लाल सिंह की चीख निकल गई। डॉक्टर को लगा कि वो दर्द के मारे चीख रहा है, इसलिए वो उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, बस बस हो गया, अब कोई दर्द नहीं होगा। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि घाव बहुत ज्यादा गहरे नहीं हुए, वरना बचना मुश्किल हो जाता। लाल सिंह अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सब हमारे नए इंस्पेक्टर साहब की मेहरबानी है। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचते तो वो डायन मेरा खून पी जाती। डॉक्टर लाल सिंह की बातें सुन चौंकते हुए बोले, डायन? लाल सिंह सहमी हुई आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, आपने चकिया गांव की डायन की कहानी सुनी तो होगी। वो डायन वापस आजाद। हैरान रह गया, उसे बड़ा अजीब लगा। उसने इतना जरूर समझ लिया कि सरपंच कुछ तो जानते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात है? क्या सरपंच अभिमन्यु की मदद करेंगे? क्या इन सब हत्याओं में डायन? एपिसोड 5। लाल सिंह को गांव लौटने में देर हो गई थी और इसी कारण वो भगवान का नाम जपता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन तभी एक मीठी आवाज ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उस पे हमला कर दिया। अभिमन्यु, जो अपने गेस्ट हाउस लौट रहा था, एक चीख सुन के लाल सिंह की ओर भागा। अभिमन्यु को लाल सिंह घायल हालत में मिला और वो बुरी तरह डरा हुआ था। अभिमन्यु सरपंच की मदद से लाल सिंह को हॉस्पिटल ले गया, जहां लाल सिंह ने जब बताया
कि उसका सामना डायन से हुआ तो सबके होश उड़ गए। लेकिन अभिमन्यु को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि सरपंच कुछ तो छिपा रहे हैं। अभिमन्यु के दिमाग में सवालों का जंजाल बुनता जा रहा था। ऊपर से सरपंच की इस तरह बातों को दबाने की कोशिश करना, हर एक बात अभिमन्यु को चक्रव्यूह में उलझाती जा रही थी। डॉक्टर ने लाल सिंह को ले जाने की इजाजत दे दी और कुछ ही देर में वो लोग लाल सिंह को ले गांव की तरफ चल दिए। सरपंच गाड़ी चला रहे थे और पीछे वाली सीट पर लाल सिंह सो रहा था। अभिमन्यु सरपंच को थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सरपंच जानते हैं और बताना नहीं चाह रहे हैं। सरपंच को भी एहसास था कि अभिमन्यु उन्हें बार-बार देख रहा है। कुछ सोच सरपंच बोले, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कुछ कहना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। जो बात अभिमन्यु को खाई जा रही थी, उसने सीधी पूछ दी। इस डायन का किस्सा क्या है जिससे चकिया के लोग इतने डरे हुए हैं? सरपंच कुछ देर के लिए शांत हो गए, मानो वो कुछ सोचने लगे हों, और फिर अचानक उन्होंने जोर से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, जिससे अभिमन्यु को जोर का झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सरपंच बिना उसकी तरफ देखते हुए बोले, लीजिए, आपका गेस्ट हाउस आ गया। पूरा दिन सफर करके आप भी थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। और मुझे दशरथ साहब ने बताया था कि आपकी प्रीति जी से नहीं बनती है। अभी तो काफी लेट हो गया है, सो गई होंगी। आप चुपचाप गेस्ट हाउस में जाकर सो जाइए, बाकी मैं सवेरे इनसे बात कर लूंगा। अभिमन्यु कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही सरपंच अभिमन्यु की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराए और विदा लेते हुए वहां से निकल गए, जिससे अभिमन्यु समझ गया कि ये सरपंच एकदम टेढ़ी खीर है और इससे कोई भी जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। अब अभिमन्यु को पूरा यकीन हो चुका था कि सरपंच कुछ तो जरूर छिपा रहे हैं, और उसी समय उसने ठान लिया कि वो बहुत जल्द इस राज को जान के रहेगा। अगले दिन शोरगुल सुनकर अभिमन्यु की नींद खुली। खिड़की के बाहर से जोर-जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अभिमन्यु ने अपनी नींद भरी आंखें धीमे से खोली और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर का नजारा देख एक लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान उभर आई। आज संडे था। प्रीति के घर के बाहर बगीचे में स्कूल के बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और प्रीति आंखों पर पट्टी बांधे उन हंसते चिल्लाते बच्चों के पीछे भाग रही थी। तभी अभिमन्यु की नजर प्रीति की ड्रेस पर पड़ी। उसने सफेद और गुलाबी प्रिंट का एक खूबसूरत कुर्ता और सफेद सलवार पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। अभिमन्यु उसके रेशमी बालों को देखकर जैसे खो सा गया। ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु किसी पुरानी याद में चला गया हो। अभिमन्यु ने प्रीति के हाथों पर नजर डाली तो उसने अपने हाथों में गुलाबी चूड़ियां पहन रखी थी, जिनकी छन छन करती मीठी सी आवाज अभिमन्यु के कानों में पड़ रही थी। अभिमन्यु की आंखों में प्रीति एक खिले गुलाब सी लग रही थी। पल भर के लिए
अभिमन्यु उससे अपनी सारी दुश्मनी भूल गया और मंत्र मुग्ध होकर उसे निहारता रहा। अभिमन्यु को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो उसे देखकर ऐसा खो गया कि वो चलकर उन खेल रहे बच्चों के बीच में आ गया है। तभी प्रीति एक बच्चे को पकड़ने के लिए आगे भागी, लेकिन वो बच्चा तुरंत ही वहां से हट गया और प्रीति ने अभिमन्यु को पकड़ लिया। ये देख बच्चे जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। प्रीति ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो सामने अभिमन्यु को देख वो हैरान रह गई। अभिमन्यु भी हैरानी से प्रीति को देख रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। उनको देख एक पल को लगा कि दोनों अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे कि अति के घर के बाहर रुकी और उसमें से टीआई दशरथ एक लड़की जैसे पतले आदमी हवलदार दीनदयाल के साथ बाहर आए। वो आदमी इतना पतला था कि एक तेज हवा का झोंका भी उसे उड़ा के ले जा सके। टीआई दशरथ प्रीति और अभिमन्यु के बीच चिल्लम चिल्ली देखकर उन दोनों को शांत कराते हुए बोले, अरे भाई, क्यों लड़ रहे हो? क्या बात हो गई? प्रीति तुरंत बोली, दशरथ जी, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। आप इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाइए प्लीज। अभिमन्यु गुस्से में ही ऊंची आवाज में बोला, तुम कोई एहसान नहीं कर रही, मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। टीआई दशरथ बोले, भाई, तुम्हें रहना तो यहीं पड़ेगा। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं मजबूर हूँ। अब वो पतला सा आदमी बीच में बोला, सर, मैं तो यहाँ रह सकता हूँ ना। टीआई दशरथ उस पतले से आदमी के बारे में भूल ही गए थे। वो उसकी ओर देख बोले, ओहो दीनदयाल, तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो देना ही भूल गया मैं। इसके बाद वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोले, ये है दीनदयाल, तुम्हारा जूनियर। इस केस में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा। प्रीति फिर से चिल्लाते हुए बोली, दशरथ जी, आप क्यों इस आफत को मेरे गले बांध रहे हो? मुझे इस आदमी को अपने यहाँ नहीं रखना है। अभिमन्यु की आंखों से आग निकल रही थी। प्रीति की बातें सुनकर वो कुछ बोलने को हुआ कि टीआई दशरथ ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा और प्रीति की तरफ देख दशरथ वहां से निकल गए। इसके बाद अभिमन्यु और दीनदयाल दोनों गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। दीनदयाल साथ चलते हुए बोला, सर, ये मास्टरनी प्रीति तो बड़ी गुस्सैल औरत लगती है। अभिमन्यु ताना मारते हुए बोला, पूरी की पूरी चुड़ैल है। दीनदयाल हिचकिचाते हुए बोला, सर, मैं एक बात कहूँ, अब बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। अभिमन्यु बोला। दीनदयाल फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, आपको लड़ते देख मुझे लगा जैसे आप दोनों मियाँ बीवी हो। ये बोल दीनदयाल शर्माते हुए हल्का मुस्कुराया। अभिमन्यु उसको बुरी तरह डांटते हुए बोला, भांग पीकर तो नहीं आए हो सुबह सुबह? उस चुड़ैल के साथ शादी करने से अच्छा आदमी कुंवारा मर जाए। दीनदयाल को अभिमन्यु की बातें बुरी लगी और वो उदासी भरी आवाज में बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम आप दोनों में क्या दुश्मनी है। अभिमन्यु उसकी बात काटते हुए बोला, जानने लायक भी नहीं है, पर इतना जरूर है कि सिर्फ मैं इस प्रीति का असली रूप जानता हूँ। सारे गांव वालों के लिए वो देवी बनी हुई है, पर असल में वो एक शातिर चुड़ैल है। दीनदयाल अभिमन्यु से सहमति जताते हुए बोला, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मेरे जीवन में भी एक चुड़ैल है। अभिमन्यु उसे हैरानी में देखता हुआ बोला, क्या मतलब? दीनदयाल परेशान होकर बोला, सारी बीवियां कभी ना कभी चुड़ैल बन ही जाती है सर जी। देखने में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन हरकतें बिल्कुल चुड़ैल जैसी, नाक में दम कर देती है। ये सुन अभिमन्यु हंसते हुए बोला,
मेरा इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मुझे ऐसा एक्सपीरियंस लेना है। दीनदयाल बोला। इसीलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए ये पोस्टिंग ले ली, ताकि मैं चैन से उससे दूर रह सकूं। अभिमन्यु और दीनदयाल दोनों गेस्ट रूम की व्यवस्था अपनी अपनी जगह के हिसाब से करने लगे। आखिर रहना यहाँ दोनों को ही था। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। अभिमन्यु दीनदयाल को ऑर्डर देते हुए बोला, दीनदयाल, चाय नाश्ता का इंतजाम करो कुछ। दीनदयाल को हुक्म दिया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका पूरा नाम दीनदयाल सिंह राजपूत था और राजपूत घराने से होने के कारण उसे किसी की जी हुजूरी करना कभी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा डब्बू नेचर का था, इसलिए वो अभिमन्यु से कुछ नहीं कह पाया और वहां से चुपचाप उठ के नाश्ते की व्यवस्था देखने लगा। अभिमन्यु खिड़की के बाहर कुछ देख रहा था। अंधेरा होना शुरू हो गया था और सारे गांव में सन्नाटा पसरना शुरू हो चुका था। चकिया गांव था तो बड़ा खूबसूरत, पर यहाँ की हवा में कुछ ऐसा था कि रात होते ही गांव की रंगत बदलने लगती थी। एक अजीब सा डर बिखर जाता था। अभिमन्यु खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि अचानक उसे बाहर कुछ दिखा। वो चौंक कर तुरंत उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकला। अभिमन्यु भागते हुए गेट से बाहर सड़क पर आया और एक दिशा में दौड़ने लगा। दूर आगे कोई लाल दुपट्टा ओढ़े तेजी से चला जा रहा था। अभिमन्यु तेजी से उसका पीछा करने लगा और अब तेजी से जाती हुई औरत की धुंधली आकृति उसे दिखाई दी। अभिमन्यु उस औरत का पीछा कर रहा था जिसने लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और वो उसी बरगद के पेड़ वाले रास्ते पर बढ़ रही थी। ये शाम कुछ अजीब सी थी। पूरा गांव आज कोहरे से ढका हुआ था। 20 फीट दूर कुछ भी देखना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह एक धुंध वाला कोहरा छाया हुआ हो। अभिमन्यु को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के कारण वो औरत कब उसकी आंखों से ओझल हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल में टॉर्च लाइट को जला लिया और उस औरत को ढूंढने लगा। वो चलते चलते सोचने लगा, आखिर कौन है ये औरत और बार बार उस बरगद के पेड़ के पास ही क्यों दिखती है? ऐसा क्या राज छिपा है उस पेड़ में? ये सोचते हुए अभिमन्यु मोबाइल की टॉर्च लाइट के सहारे काफी दूर निकल आया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ। अचानक हर तरफ फैली हुई धुंध धीमे धीमे छटने लगी और अभिमन्यु को समझ आया कि वो उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा है। अभिमन्यु ने अब टॉर्च की लाइट बंद कर ली और अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो लाल दुपट्टे वाली औरत उसे कहीं नजर नहीं आई। अभिमन्यु अपने आप से बातें करते हुए बोला, कमाल है, किसी रास्ते तो जाते देखा था उसे और अब अचानक गायब हो गई। कहाँ चली गई? कौन थी वो औरत जो फिर से अभिमन्यु को नजर तो आई, मगर उस खौफनाक बरगद के पेड़ के पास आके धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। क्या गांव में हो रही हत्याओं के पीछे उसका हाथ था? क्या अभिमन्यु जान पाएगा उस औरत का सच और चकिया की डायन का राज? ये जानने के लिए सुनते एक बार फिर झड़प हुई, लेकिन इस बार बीच में टीआई दशरथ आ गए और उन्होंने प्रीति को आश्वस्त कराया कि अब से अभिमन्यु कोई गड़बड़ नहीं करेगा
दशरथ अभिमन्यु की मदद के लिए एक जूनियर दीनदयाल को उसके साथ छोड़कर चले गए। उसी रात अभिमन्यु को खिड़की से दूर एक औरत जाती हुई दिखी, जिसने लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो तुरंत ही उस औरत के पीछे भाग पड़ा। अभिमन्यु उस औरत का पीछा कर रहा था, जिसने लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और वो उसी बरगद के पेड़ वाले रास्ते पर बढ़ रही थी। आज ये शाम कुछ अजीब सी थी। पूरा गांव आज कोहरे से ढका हुआ था। 20 फीट दूर कुछ भी देखना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह एक धुंध वाला कोहरा छाया हुआ हो। अभिमन्यु को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के कारण वो औरत कब उसकी आंखों से ओझल हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल में टॉर्च, और अभिमन्यु को समझ आया कि वो उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा है। अभिमन्यु ने अब टॉर्च की लाइट बंद कर ली और अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो लाल दुपट्टे वाली औरत उसे कहीं नजर नहीं आई। अभिमन्यु अपने आप से बातें करते हुए बोला, कमाल है, इसी रास्ते तो जाते देखा था उसे, और अब अचानक गायब हो गई। कहाँ चली गई? अभिमन्यु इस बात से अनजान था कि वहां कोई है जो अभिमन्यु पर नजर रख रहा था। अभिमन्यु उस औरत की खोज में थोड़ी दूर और आगे चल दिया। तभी वो साया अभिमन्यु का धीरे धीरे पीछा करने लगा। अभिमन्यु को ऐसा लगा मानो कोई है उसके पीछे। वो मुड़ा, पर पीछे उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अभिमन्यु अपने आप से बोला, चौंक गया और तुरंत मुड़कर बोला, कौन है? अभिमन्यु जैसे ही पीछे मुड़ा, अपने सामने एक अनजान आदमी को खड़ा देख वो हैरान रह गया। वो आदमी अच्छा खासा लंबा था और कद काठी से भी मजबूत था। उसने कुर्ता और जीन्स पहन रखी थी और गले में गमछा डाला हुआ था। उसकी उम्र करीब 30 के आसपास थी। अभिमन्यु ने उस आदमी से सख्ती में पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी थोड़े अजीब तरीके से बोला, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक जगह है। अभिमन्यु असमंजस में बोला, फिर वो औरत कौन है जो यहाँ आती है? वो आदमी हैरान सा बोला, कौन सी औरत? अभिमन्यु ने फौरन उस दिशा की ओर इशारा किया जहां वो औरत बैठी थी। आदमी ने उस दिशा में नजर दौड़ाई और बोला, वहां तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर अभिमन्यु तुरंत मुड़ा और देखा तो वो जगह सुनसान पड़ी थी। वहां वाकई कोई भी नहीं था। अभिमन्यु हैरानी से बोला, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठी थी। अभिमन्यु यहाँ वहां देखने लगा। जब वो आदमी भावहीन चेहरे से बोला, आप जल्दी यहाँ से निकल लीजिए, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। अक्सर यहाँ इस पेड़ के पास लोगों को ऐसे वहम होते हैं। कभी किसी को कोई औरत दिखती है तो कभी किसी को मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। वो आदमी एक गहरी सांस लेते हुए एक गहरी आवाज में बोला, और कई लोगों को दिखती है वो लाल साड़ी वाली डायन। अभिमन्यु से घूरते हुए बोला, बंद करो अपनी बकवास, और अगर ये जगह सुरक्षित नहीं है तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको इस सुनसान सड़क पर जाते देखा तो आपको सचेत करने के लिए आपके पीछे आ गया।
अभिमन्यु उस आदमी की बातें सुनकर उसे कुछ पल देखने लगा, जैसे वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उस आदमी के चेहरे पे जैसे कोई भाव ही नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे इस बरगद के पेड़ की तरह उसके अंदर भी सैकड़ों राज छिपे हों। अभिमन्यु कुछ सोचकर बोला, अच्छा ये बताओ, क्या है इस पेड़ का राज? ये मोटे लाल धागे यहाँ क्यों बिखरे हुए हैं? कुछ हुआ था क्या यहाँ? वो आदमी अभिमन्यु की बातें सुनकर एक अजीब से चिंता से घिर गया। अभिमन्यु आगे बोला, और वो औरत कौन है जो बार बार मुझे इस पेड़ के पास दिखाई देती है? क्या है? वो आदमी अभिमन्यु की बात बीच में ही काटते हुए बोला, साहब, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आपको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभिमन्यु को अब गुस्सा आ रहा था। वो अपने पूछे हुए सवालों के जवाब ना पाकर तंग आ चुका था। वो चिढ़ते हुए बोला, तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? कोई कुछ खुलकर क्यों नहीं बताता? बात को तुम सब के सब गोल गोल घुमाते रहते हो। ये सुन वो आदमी सहम सा गया। अभिमन्यु को पता था कि पूछताछ करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो वहां से जाने लगा। वो आदमी उसे तनाव भरी नजरों से देख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ सोच अचानक से अभिमन्यु उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा, मगर वो आदमी वहां से गायब था। 2 मिनट के लिए अभिमन्यु अचंभे से भर गया, मगर फिर एक संकरे से रास्ते को जाते देख उसे लगा कि वो आदमी वहां से चला गया होगा। कौन था आखिर वो आदमी? अभिमन्यु हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए वहां से निकल गया। जैसे ही अभिमन्यु वहां से निकला, तभी एक साया वापस आ गया, जैसे कि वो ये सब देख और सुन रहा हो। आखिर किसका था वो साया जो इस वक्त उन सब पर नजर रखे हुए था? और ऐसा कौन सा गहरा राज छिपा था उस बरगद के पेड़ में, जिसका जिक्र करने से भी चकिया गांव में रहने वाले लोग डर से कांपने लगते थे। इधर थका हारा अभिमन्यु अब अपने गेस्ट रूम में लौट आया। उसने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज चुके थे और कमरे में खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। दीनदयाल चादर ताने मजे से खर्राटे मारकर सो रहा था। उसे ऐसे सोता देख अभिमन्यु को गुस्सा आ गया और वो उसकी चादर खींचते हुए ऊंची आवाज में बोला, दीनदयाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? दीनदयाल हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या हुआ सर? आप इतने गुस्से में क्यों हो? अभिमन्यु उस अनजान आदमी का गुस्सा दीनदयाल पर निकाल रहा था। वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि कोई भी इंसान इस गांव में उसे ढंग की बात नहीं बता रहा था। इसलिए दीनदयाल को अपना शिकार बनाकर अभिमन्यु उस पर बरस पड़ा। यहाँ मैं रात रात भर भटक रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा, और घर आकर देखता हूँ तुम चैन की नींद सो रहे हो, जैसे इस केस को सॉल्व करने की मुझे ही पड़ी है। दीनदयाल अपनी सफाई देते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, आपको गलतफहमी हुई है। आप तो अचानक चले गए बिना कुछ बताए। अभिमन्यु गुस्से में बोला। खाने का क्या हुआ? दीनदयाल तुरंत बोला, सर मैंने तो खा लिया। इस बात पर अभिमन्यु को और गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने खाया कि नहीं, मेरे लिए बनाकर रखा है या वो भी भूल गए? दीनदयाल को अभिमन्यु की बात बहुत बुरी लगी। इससे पहले वो कुछ बोले, वहां प्रीति की आवाज आई। ये कौन इतना शोर कर रहा है?
अगले ही पल प्रीति वहां आई और अभिमन्यु और दीनदयाल को गुस्से से देखने लगी। प्रीति के हाथ आटे से सने हुए थे और उसके हाथ में बेलन था। उसे देख ऐसे लग रहा था कि वो अभी की अभी इन दोनों को कूट डालेगी। प्रीति गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारी पुलिस चौकी नहीं, जो तुम अपनी मनमानी करोगे। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, तुम मेरे काम में इंटरफेयर करना बंद करो, समझी? अपनी हद में रहना सीखो पहले और तमीज से बात करो। ये कहकर प्रीति हंस पड़ी। अभिमन्यु और दीनदयाल उसे हैरानी से देखने लगे। अभिमन्यु बोला, तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? हंस क्यों रही हो? प्रीति बोली, मैं तो भूल ही गई थी, जिसकी माँ इतनी बदतमीज है उसका बेटा फिर तमीज कहाँ से सीखेगा? प्रीति, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, बिना कुछ जाने समझे कुछ भी बके जा रही हो। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला। प्रीति अब उसे धमकाकर बोली, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं, जो 9 बजे के बाद ऐसे शोर शराबा करो। दोबारा ऐसे चिल्लाने की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? प्रीति और अभिमन्यु एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से ऐसे देख रहे थे जैसे अभी वो एक दूसरे का खून कर देंगे। दीनदयाल उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। प्रीति वहां से चली गई और अभिमन्यु अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस पागल औरत से मेरा पल्ला पड़ा था। दीनदयाल अभिमन्यु के पास आकर थोड़ा झिझकते हुए बोला, सर, एक बात पूछूं? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दीनदयाल धीमी आवाज में बोला, जिस तरह से आप दोनों लड़ते हो, लगता है जैसे मियाँ बीवी लड़ रहे हो। अभिमन्यु ने एक झटके से दीनदयाल की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया, जैसे मानो उसे कुछ चुभ सा गया हो। दीनदयाल को अभिमन्यु के चेहरे पर एक दर्द साफ दिखाई पड़ रहा था। अभिमन्यु बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। दीनदयाल उसे आवाज देते हुए बोला, अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। पर अभिमन्यु जा चुका था। दीनदयाल को ये बुरा लगा और वो मन ही मन खुद को कोसते हुए बोला, मेरे भी पेट में कोई बात नहीं रहती, क्या जरूरत थी जले पर नमक छिड़कने की। बेचारे सर का दिल दुखा दिया मैंने। अभिमन्यु का मन बहुत उदास हो गया था। उसे कुछ ऐसा याद आ गया था जिसे वो पूरे तरीके से भूल जाना चाहता था। ऐसा क्या हो गया था प्रीति और अभिमन्यु के बीच, जिसे सोचकर ही अभिमन्यु के तन बदन में आग लग जाती थी। अभिमन्यु छत पर निकल आया था और गहरी सोच में डूबा हुआ वहीं टहल रहा था। कुछ ही समय में दीनदयाल वहां पर हाथ में कुछ फाइल्स, चाय का एक प्याला और थोड़े बिस्कुट लेकर आया। वो अभिमन्यु के पास आकर बोला, सॉरी सर, मैंने वो सब कहकर आपका दिल दुखाया। लेकिन अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। दीनदयाल उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोला, सर लीजिए, चाय पीजिए, इलायची डालकर बनाई है मैंने। अभिमन्यु अभी भी थोड़ा सा उदास था। दीनदयाल उसकी ओर बिस्कुट बढ़ाते हुए बोला, सर
आप इन सब बातों को भूल जाइए। अभी आप बस इन केस फाइल को पढ़ लीजिए। मैं ये पुलिस चौकी से लाया हूँ। तब तक मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना बनाता हूँ। अभिमन्यु ने दीनदयाल की तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा। उसके बाद दीनदयाल वहां से चला गया। अभिमन्यु चारपाई पर बैठकर चाय पीते हुए फाइल्स देखने लगा। केस की फाइल्स को पढ़ने में काफी समय बीत गया। कुछ देर बाद दीनदयाल एक गर्मा-गर्म खाने की थाली के साथ छत पर आया। दीनदयाल ने खाने की थाली चारपाई पर अभिमन्यु के सामने रख दी। अभिमन्यु खाना देखकर दीनदयाल की तारीफ करते हुए बोला, क्या बात है दीनदयाल, खाना देखने में मजेदार लग रहा है। तड़के वाली दाल, जीरे आलू की सब्जी और रोटी, वाह। दीनदयाल अपनी तारीफ सुनकर खुश होते हुए बोला, सर मैंने ना बनाते। ये सुनते ही अभिमन्यु का मूड ऑफ हो गया और वो भन्नाते हुए बोला, सर कुछ मिला क्या आपको इन केस फाइल्स में? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए गंभीरता के साथ बोला, एक आम बात दिख रही है इन 3 मर्डर्स में, पर उससे कुछ खास मिल नहीं रहा। उल्टा वो बात इन केसेस को और भी अजीब सा कर रही है। दीनदयाल को अभिमन्यु की बातें सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उल्टा अभिमन्यु ने ये बात कहकर उसके दिमाग का दही बना दिया था। दीनदयाल बोला, ऐसी क्या आम बात है इन मर्डर्स में? अभिमन्यु बोला, साड़ी। दीनदयाल ये सुनकर हैरान रह गया और फिर बोला, साड़ी? क्या मतलब सर? अभिमन्यु को अब चिढ़ मचने लगी और वो फिर दीनदयाल को गुस्सा करते हुए बोला, अगर तुमने भी इन केस फाइल्स को पढ़ने का कष्ट किया होता तो अब तक तुम सब समझ गए होते, पर तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी है। खर्राटे मारकर सोने में मजा आता है। दीनदयाल को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अभिमन्यु केस फाइल्स को देखते हुए बोला, जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी है बेहद बकवास काम किया है, मानो किसी नौसिखिए ने लिखी हो। अगली बार से दीनदयाल तुम ये सब रिपोर्ट्स लिखोगे, समझे? दीनदयाल ने हामी में अपना सिर हिलाया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन सर ये साड़ी का क्या चक्कर है? अभिमन्यु बोला, वही तो मुझे भी समझना है। कातिल ने इन तीनों लोगों को अलग अलग जगह मारा और अजीब बात ये है कि तीनों लाशें एक साड़ी में लिपटी हुई मिली थी। साड़ी में कौन लाश को लपेटता है और भला कोई ऐसा क्यों करेगा? ये सुन दीनदयाल के रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु की बात सुनकर उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। अभिमन्यु फिर सोचते हुए बोला, और रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों लोगों की मौत घर से बाहर 9 बजे के बाद हुई है। अब दीनदयाल के पसीने छूटने लगे। अभिमन्यु की नजर दीनदयाल पर पड़ी और वो उसे बुरी तरह घबराया हुआ देख हैरान रह गया। अभिमन्यु हैरानी में बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? दीनदयाल डरते हुए बोला, सर ये कोई आम हत्याएं नहीं है। अभिमन्यु ने तुरंत पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दीनदयाल चारों तरफ देख बड़े धीमे स्वर में बोला, सर समझा करिए, 9 बजे के बाद ही सारी हत्याएं होना और लाश को साड़ी में लपेटना, इसका एक ही मतलब होता है। दीनदयाल ने दूर एक तरफ इशारा किया। अभिमन्यु ने अपनी नजर उस ओर डाली जिधर दीनदयाल कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु को दूर वो अजीब सा
बरगद का पेड़ दिखाई दिया। दीनदयाल उस पेड़ की तरफ देखते हुए बोला, ये तो डायन का ही काम है। वही साड़ी पहनकर रात को घूमती है। मैंने बहुत सी कहानियां सुनी है सर। डायन ही खून की प्यासी होती है। ये सुन अभिमन्यु ने गुस्से से दीनदयाल की तरफ देखा, जो अभी भी उस पेड़ को देखकर डर रहा था। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, चुप करो अपनी बकवास। अगर तुम्हें इस केस पर काम करना है तो ये सब फालतू डायन की कहानियों को अपने दिमाग से निकालना होगा, समझे? ये कहकर अभिमन्यु छत से चला गया। दीनदयाल कुछ पल उस भूतिया बरगद के पेड़ को देखता रहा और मन में बोला, आप मानो या ना मानो सर, पर मुझे पता है डायन होती है, और अगर वो एक बार जाग जाती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। दीनदयाल छत से नीचे जाने को हुआ, तभी उससे अचानक दूर एक औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। उसने घबराकर उस पेड़ की तरफ देखा, पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आया, मगर डर और खौफ से दीनदयाल का गला सूख गया और उसकी डर से भरी आंखें वहीं उस पेड़ पे जम गई। क्या सच में चकिया गांव में एक डायन जागृत हो गई है? ऐसा कौन सा सच है जो हर कोई छिपाना चाह रहा है? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।